प्रणाम मित्रों। कुलदीप भगत ऑनलाइन क्लासेज में पुनः स्वागत है आपका। देखिए, आज अपन बात कर रहे हैं जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की। अकबर से संबंधित महत्वपूर्ण जो क्वेश्चंस हैं ये देखेंगे कौन कौन से बनते हैं। अकबर का जो कार्यकाल है 1556 से 1605 तक रहता है और मुगल साम्राज्य के अंदर सर्वाधिक विस्तार करने वाला क्षेत्र का यह अकबर था। और अकबर की जो नीतियाँ थी यह सहिष्णु थी, इसी कारण अकबर को सम्राट अकबर के नाम से जाना जाता है। तो देखिए, अकबर के संदर्भ में अपन बात करें। अकबर जन्म है अकबर का, यह देखेंगे आप 15 अक्टूबर 1542 का जो समय है, ये स्थान कहाँ पर है? अमरकोट के शासक वीरशाल के घर के ऊपर, घर पे इसका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। पिता कौन है? हुमायूं। माता हमीदा बानो बेगम, हमीदा बानो बेगम माता का नाम है। नेक्स्ट है हुमायूं थट्टा और भक्कर। हुमायूं थट्टा और भक्कर अभियान पर था। इस समय इसके पुत्र यानी अकबर होने की जो सूचना है यह कौन देता है? तरगी बेग देता है। तरदी बेग या तरगी बेग है, यह सूचना देता है कि हुमायूं को क्या हुआ है? पुत्र हुआ है। नेक्स्ट है बाबर ने हुमायूं ने अपने पुत्र अकबर के जन्म पर कस्तूरी बांटकर उत्सव मनाया था। नेक्स्ट अपन देखिए, अकबर के जो प्रारंभिक दिनों में अकबर को अस्करी का संरक्षण मिला था। अस्करी का संरक्षण मिला था। नेक्स्ट देखिए, अब इनके शिक्षकों की बात करें तो अकबर के शिक्षक कौन कौन से थे? प्रथम शिक्षक है अकबर का, प्रथम शिक्षक अकबर का है, तो देखेंगे आप मुनीम खां। प्रथम शिक्षक नहीं, सॉरी, संरक्षक। प्रथम इसका जो संरक्षक है ये है मुनीम खां, और जो दूसरा संरक्षक है ये है बैराम खां। बैराम खां को अतालिक भी कहा जाता है। अब अकबर के जो शिक्षक कौन कौन से थे? मीर अब्दुल लतीफ, और दूसरा शिक्षक है मुल्ला पीर मोहम्मद। ये क्या है? दूसरा शिक्षक है। नेक्स्ट अपन बात करें तो देखिए, 1551 में 9 वर्ष की आयु में अकबर है यह गजनी का सूबेदार बना। पहली नियुक्ति थी इसकी। नेक्स्ट है, और इसी समय अपने चाचा इंदाल की पुत्री का नाम है रुकैया बेगम से इसका क्या होता है? विवाह होता है। यह अकबर का पहला विवाह था। नेक्स्ट देखिए आगे, तो इनकी पत्नियां जो थी इनमें प्रमुख कौन कौन सी थी? पत्नियों में प्रमुख हैं, ये देखेंगे अपन कौन कौन सी थी। रुकैया बेगम,
रुकैया बेगम, मरियम उस्मानी, मरियम उस्मानी यानी हरकाबाई, हरकाबाई आमेर की राजकुमारी थी। नेक्स्ट है सलीमा बेगम, सलीमा बेगम, यह बैराम खां की विधवा थी। इसके पुत्र देखिए, पुत्र कौन कौन से थे? हसन व हुसैन, हसन व हुसैन बचपन में इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट है जहांगीर और मुराद, मुराद है इसकी 1599 में मृत्यु हो जाती है। तो एकमात्र जीवित जो रहता है ये जहांगीर रहता है। एक रहता है दानियाल, दानियाल की मृत्यु है ये 1604 में हो जाती है। नेक्स्ट अपन देखेंगे इनकी पुत्री, पुत्री कौन कौन सी थी? तो पुत्री है आराम बानो बेगम, आराम बानो अविवाहित थी, और एक थी शुक्र उस निशा, और एक थी शाहजादी खानम, ये इसकी पुत्रियां थी, अकबर की पुत्रियां। तो देखिए अपन बात कर रहे हैं अकबर के संदर्भ में। 1556 से 1605 का कार्यकाल था। जन्म है यह 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट के शासक वीर साल के घर पे हुआ था। पिता हुमायूं, माता हमीदा बानो बेगम। जब अकबर का जन्म हुआ था तो उस समय हुमायूं है यह थट्टा और बक्कर के अभियान में बिजी था, और यहाँ पर तरदी बेग के द्वारा इसको समाचार दिया जाता है हुमायूं के आपके पुत्र हुआ है। हुमायूं ने यहाँ पर कस्तूरी बांट करके उत्सव मनाया था और कहा कि जिस प्रकार ये कस्तूरी की महक चारों तरफ महक रही है, एक दिन मेरा पुत्र है उसका साम्राज्य भी इसी प्रकार महकेगा। प्रारंभिक दिनों में अकबर है इसको किसका संरक्षण मिला था? अस्करी का संरक्षण मिला था। अच्छा, प्रथम जो संरक्षक था अकबर का ये मुनीम खां था, और दूसरा जो संरक्षक था ये बैराम खां था। बैराम खां को अतालिक भी कहा जाता है। शिक्षक के संदर्भ में देखे तो मीर अब्दुल लतीफ और मुल्ला पीर मोहम्मद है ये इसके क्या थे? शिक्षक थे। 1551 में 9 वर्ष की आयु में यह क्या बना? गजनी का सूबेदार बना। ये इसकी पहली नियुक्ति थी। इसी समय इसने हिंदाल की पुत्री रुकैया बेगम से विवाह किया। यह अकबर का पहला विवाह था। इनकी पत्नियों में प्रमुख देखें रुकैया बेगम, मरियम उस्मानी जो हरकाबाई के नाम से जानी जाती है, और सलीमा बेगम। ये तीनों इतिहास को प्रभावित करेंगी, तो इन तीनों का नाम है। वैसे और भी इनकी पत्नियां थी, लेकिन इन्हीं का नाम अपने को ध्यान में रखना है। अब पुत्र देखिए, हसन व हुसैन बचपन में मृत्यु हो गई थी। जहांगीर ये एकमात्र जीवित रहा था। मुराद 1599 में मृत्यु, दानियाल 1604 के अंदर मृत्यु हो गई। पुत्रियां देखिए, आराम बानो अविवाहित थी, शुक्र निशा और शहजादी खानम जो थी ये इनकी क्या थी? पुत्रियां थी। नेक्स्ट देखिए, ये इनका प्रारंभिक जीवन है, इसके बारे में अपन बात कर रहे हैं। प्रारंभिक जीवन के बारे में बात कर रहे हैं। आगे देखिए भी, अब देखेंगे इनकी उपाधियां। उपाधियां देखिए, उपनाम या उपाधियां। एक नंबर पे देखिए तो दक्षिण का बादशाह, ये उपाधि धारण करी। 2 नंबर पे देखिए अर्श आशियानी, जहांगीर ने कहा था इनको। नेक्स्ट है जगदीश्वर, इनको प्रजा ने कहा। नेक्स्ट है इन्हें प्रबुद्ध निरंकुश शासक भी कहा जाता है।
नेक्स्ट है अपने युग की संतान एवं पिता दोनों थे। अपने युग की संतान एवं पिता दोनों थे। आरपी त्रिपाठी। नेक्स्ट है मनुष्यों का जन्मजात शासक। मनुष्यों का जन्मजात शासक स्मिथ। नेक्स्ट है मध्यकालीन भारत का प्रथम राष्ट्रीय शासक। प्रथम राष्ट्रीय शासक ये कौन कहता है? एल्फिस्टन। एल्फिस्टन। तो ये अकबर के कुछ उपनाम थे। अब देखिए कुछ विशेष और तो देखेंगे अपन इंग्लैंड की रानी। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ तथा फ्रांस का हेनरी चतुर्थ और फारस का अब्बास, ये सब अकबर के समकालीन थे। अकबर के क्या थे साहब? समकालीन थे। नेक्स्ट देखिए अकबर है यह प्रथम मुस्लिम शासक था जो वेश बदलकर जनता के बीच जाया करता था। नेक्स्ट है अकबर का प्रथम जीवनीकार बायजिद बयात था। बायजिद बयात था। नेक्स्ट है अकबर एक मात्र शासक था मुगल काल में जो अनपढ़ था, अक्षर ज्ञान नहीं था। और मुगलों में सर्वाधिक पढ़ा लिखा जो था ये हुमायूं था। नेक्स्ट देखें अकबर की धाय है माहम अनगा। यह अकबर की दाई मां थी और पहली महिला प्रधानमंत्री भी है। पहली महिला प्रधानमंत्री। नेक्स्ट है शमसुद्दीन अतका। यह है अकबर का दाई पिता। जीजी अनगा ये अतका खां की पत्नी थी। नेक्स्ट है जीजी अनगा है, इसने अकबर को दूध पिलाया था। और जीजी अनगा की जो संतान थी अजीज कोका, यह कोका अजीज अकबर का दूध मुहा भाई था। दूध मुहा भाई था।
अकबर ने इसे खान ए आजम की उपाधि दी थी। खान ए आजम की क्या दी थी? उपाधि दी थी। ये देखिए साहब, अकबर के कुछ उपनाम हैं। दक्षिण का बादशाह, अर्शियानी जहांगीर ने कहा था इसको, स्वर्ग में रहने वाला, जगदीश्वर प्रजा कहती थी, प्रबुद्ध निरंकुश शासक था, अपने युग की संतान व पिता दोनों कौन कहता है? आरपी त्रिपाठी। मनुष्य का जन्मजात शासक कौन कहता है? स्मिथ। अच्छा क्वेश्चन अभी। मध्यकालीन भारत का प्रथम राष्ट्रीय शासक कौन कहता है? एल्फिस्टन कहता है। विशेष देखिए, ये जो अकबर है ये किन किन के समकालीन था? इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ, फ्रांस के शासक हेनरी चतुर्थ और फारस के शासक शाह अब्बास के समकालीन था। नेक्स्ट, प्रथम मुस्लिम शासक था जो वेश बदल करके जनता के बीच में जाया करता था। अकबर के का जो प्रथम जीवनीकार है ये कौन है? बायजीद बयात। अकबर एकमात्र शासक था जो अनपढ़ था। महामनगा ये अकबर की दाई मां थी और मुगल काल की प्रथम महिला प्रधानमंत्री भी। शमसुद्दीन अतका यह अकबर का दाई पिता था। जीजी अनगा जो थी यह अतका की पत्नी थी और अकबर को इसने दूध पिलाया था, अपने स्तन का जो है दूध पिलाया था जीजी अनगा ने। और जीजी अनगा की जो संतान थी ये अजीज कोका थी। अजीज कोका है ये दूध मुआ भाई था अकबर का, और अकबर ने इसको खान ए आजम की क्या दी थी? उपाधि दी थी। जीजी अनगा के मरने के बाद में अकबर है ये क्या करवाता है? मुंडन करवाता है। मुंडन करवाता है अकबर है ये अपने जीवन काल में 2 बार मुंडन करवाता है। एक बार तो जीजी अनगा के मरने के बाद में, और एक बार करवाता है अपनी माता हमीदा बानो के मरने के बाद। जीवन काल में 2 बार मुंडन करवाता है। ये क्वेश्चन नेट में पूछा भी जा चुका है। आगे देखिए, अब अपन बात करेंगे अकबर का राज्याभिषेक। अकबर का राज्याभिषेक देखिए साहब, अकबर का राज्याभिषेक देखें। अकबर का राज्याभिषेक हुमायूं की मृत्यु के 17 दिनों तक इसकी मृत्यु की बात है ये क्या रखी गई? गुप्त रखी गई। मृत्यु की बात गुप्त रखी गई और इसके हमशक्ल मुल्ला बेगसी के दर्शन है यह जनता को करवाते रहे। 14 फरवरी 1556 को कलानौर जो है ये कहां पर पड़ता है? गुरदासपुर पंजाब। यहां पर बैराम खां की देखरेख में मिर्जा अबुल कासिम के द्वारा अकबर का क्या किया गया? राज्याभिषेक किया गया। इस समय अकबर जो था ये 13 वर्ष 4 माह की इसकी क्या थी? उम्र थी। और यहां पर ही अकबर है ये शहंशाह की उपाधि है ये धारण करता है। और बैराम खां को खाने खाना की उपाधि, बैराम खां को खाना की उपाधि दी जाती है और वकील ए सल्तनत का पद दिया। वकील ए सल्तनत का क्या दिया? पद दिया, यानी प्रमुख प्रधानमंत्री था ये। नेक्स्ट है अकबर के विरोधी सरदारों के अंदर सबसे जो प्रमुख था
ये था अबुल माली। अबुल माली ये इसके राज्याभिषेक में शामिल नहीं हुआ, राज्याभिषेक में शामिल नहीं हुआ। कामरान का बेटा था ये, शामिल नहीं हुआ। नेक्स्ट देखिए, अब अपन बात करेंगे पानीपत का पानीपत का द्वितीय युद्ध। पानीपत का द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 को पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ। और किन किन के मध्य हुआ साहब? अकबर वर्सेस आदिल शाह। अफगान शासक था आदिल शाह। अकबर की तरफ से किसने भाग लिया? बैराम खां। और आदिल शाह की तरफ से किसने भाग लिया? हेमचंद्र ने क्या किया था? नेतृत्व किया था। इस युद्ध का प्रत्यक्ष दर्शी जो था ये था आरिफ कंधारी। प्रत्यक्षदर्शी था आरिफ कंधारी। नेक्स्ट देखिए, हेमू ने युद्ध से पूर्व आगरा को मुगल सूबेदार इस्कंदर खां और दिल्ली के सूबेदार तरदी बेग आदि से दोनों क्षेत्र जीत लिए। अब देखिए हेमू के बारे में देखिए, ये कैरेक्टर कहां से आ गया? नाम है हेमचंद्र। उपाधि जो है, उपाधि इसकी है बक्काल और दूसरी उपाधि है विक्रमादित्य। अपने जीवन काल में 24 युद्ध लड़े, 22 में विजेता रहा। प्रारंभिक जीवन में देखे तो रेवाड़ी का बंजारा था और रेवाड़ी की सड़कों पर नमक बेचने का काम करता था। अफगान शासक आदिल शाह ने अपना प्रधान वजीर व सेनापति है, ये किसको बनाया था? हेमू को बनाया था। देखिए राज्याभिषेक की अपन बात करें तो राज्याभिषेक में क्या क्या महत्वपूर्ण बातें रहेंगी। हुमायूं की मृत्यु के 17 दिनों तक हुमायूं की मौत की बात को गुप्त रखा गया और हुमायूं का हमशक्ल था मुल्ला बेख्शी, इसके दर्शन जनता को करवाते रहे। 14 फरवरी 1556 को कलान और गुरदासपुर में अकबर का राज्याभिषेक होता है। अकबर का राज्याभिषेक करवाता कौन है? बैराम खां। और करता कौन है? ये करता है मिर्जा अबुल कासिम। बैराम खां की देखरेख में राज्याभिषेक किसने किया? मिर्जा अबुल कासिम ने। राज्याभिषेक के समय अकबर की उम्र क्या थी? 13 वर्ष 4 माह। और यहाँ पर इसने शहंशाह की उपाधि धारण की। बैराम खां है, इसको खाने खाना की उपाधि दी और वकील ए सल्तनत नामक पद दिया। अकबर के विरोधी सरदारों के अंदर अबुल माली था जो इसके राज्याभिषेक में शामिल नहीं हुआ। अबुल माली है, यह अकबर के चाचा कामरान का बेटा था। पानीपत का द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 को युद्ध होता है अकबर और आदिल शाह के मध्य। अकबर की सेना का नेतृत्व बैराम खां ने किया, आदिल शाह की सेना का नेतृत्व हेमू ने किया। इस युद्ध का प्रत्यक्षदर्शी जो था ये आरिफ कंधारी था। हेमू ने युद्ध से पूर्व आगरा को
हेमू ने युद्ध से पूर्व आगरा को मुगल सूबेदार इस्कंदर खां और दिल्ली के मुगल सूबेदार तरदी बेग से जीत लिया था। यानी दिल्ली और आगरा किसने जीत लिए? हेमू ने जीत लिए। जहां पर आगरा का सूबेदार इस्कंदर खां, दिल्ली का सूबेदार तरदी बेग। अब नोट करके देखिए, ये हेमू नामक है, ये कहां से आ गया? वास्तविक नाम हेमचंद्र था, उपाधि बक्काल, विक्रमादित्य। जीवन काल में 24 युद्ध लड़े, 24 में 22 में विजेता रहा। यह रेवाड़ी का बंजारा था, सड़कों पर नमक बेचने का काम करता था और धीरे धीरे अपनी योग्यता से कहां तक पहुंच जाता है? अफगान शासक आदिल शाह का प्रधान वजीर और प्रधान सेनापति बन जाता है। आगे देखिए, प्रधान सेनापति और प्रधान वजीर है, यह कौन बन जाएगा? हेमू बन जाएगा। अब देखेंगे तो दिल्ली को जीतने के बाद हेमू ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण करी। विक्रमादित्य की उपाधि धारण करी। ये उपाधि धारण करने वाला हेमू भारत का अंतिम शासक था और ये उपाधि धारण करने वाला 14वां शासक था। नेक्स्ट है आरपी त्रिपाठी है। आरपी त्रिपाठी है, ये क्या कहता है? हेमू की पराजय एक दुर्घटना थी, जबकि अकबर की विजय एक दैवीय संयोग था। दैवीय संयोग था। ये हेमू के बारे में महत्वपूर्ण बातें। अब अपन बात करते हैं बैराम खां का पतन। बैराम खां का पतन देखिए, तिलवाड़ा या गुनाचोर नामक युद्ध होता है पंजाब में एक जगह 1560 में, जिसमें बैराम खां और शाही सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? पीर मोहम्मद कर रहा था। अकबर ने इस युद्ध के अंदर किसकी विजय होती है? पीर मोहम्मद की, शाही सेना की विजय हो जाती है। अकबर ने अपना प्रधानमंत्री है या बैराम खां की जगह किसको बनाया? मुनीम खां को बनाया। बैराम खां है, यह मक्का की यात्रा पर चला गया और पाटन गुजरात में नमाज अदा करते समय मुबारक खां अफगानी नामक युवक ने इसकी क्या कर दी? हत्या कर दी। बैराम की विधवा जो थी सलीमा बेगम से विवाह अकबर ने किया और इनका पुत्र था अब्दुल रहीम। इसको अपना संरक्षण दिया। इसको क्या दिया? अपना संरक्षण दिया। देखिए, हेमू ने दिल्ली जीतने के बाद में विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। यह भारत का अंतिम शासक था जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की और विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला हेमू 14वां शासक था। आरपी त्रिपाठी के अनुसार हेमू की पराजय एक दुर्घटना थी, जबकि अकबर की विजय एक दैवीय संयोग था। बैराम का पतन है, ये तिलवाड़ा या गुनाचोर के अंदर युद्ध होता है। ये दोनों जगह जो है ये पंजाब के अंदर है, जिसे तिलवाड़ा का युद्ध बोल दो या गुनाचोर का युद्ध बोल दो। कब होता है? 1560 के अंदर। बैराम खां और शाही सेना का नेतृत्व पीर मोहम्मद ने किया था, जिसमें पीर मोहम्मद की क्या हुई थी? विजय हुई थी। बैराम खां के पतन का कारण है उसका अक्खड़पन
उसका अक्खड़ रवैया, और बैराम खां जो था ये शिया था, और शिया व्यक्तियों को प्रमुख पदों के ऊपर बैठाना, अकबर की अवहेलना करना, अकबर के महावत को मार देना, ये सारी बैराम खां के पतन के अंदर शामिल होते हैं। यहाँ पर इस युद्ध में बैराम खां हार जाता है और अकबर के पैरों में गिर करके रोने लगता है, और अकबर है इसके सामने 4 शर्त ये रखता है, और इन चारों शर्तों में एक ये शर्त थी कि आप मक्का की यात्रा स्वीकार कर ले। तो ये मक्का की यात्रा स्वीकार कर लेता है और मक्का की यात्रा पर चला जाता है। अकबर ने बैराम खां के बाद में अपना प्रधानमंत्री किसको नियुक्त किया? मुनीम खां को नियुक्त किया। बैराम खां है ये मक्का की यात्रा पर चले जाते हैं, और पाटन गुजरात के अंदर मुबारक खां अफगानी के द्वारा नमाज पढ़ते समय इसकी क्या कर दी जाती है? हत्या कर दी जाती है, क्योंकि बैराम खां है इसने मुबारक खां के पिता को मारा था। बैराम खां की विधवा सलीमा बेगम से अकबर है यह क्या कर लेता है? निकाह कर लेता है, और बैराम खां के पुत्र अब्दुल रहीम को क्या देता है? संरक्षण देता है। आगे देखिए, अब अपन बात करते हैं तो देखेंगे पेटीकोट शासन या पर्दा शासन। पेटीकोट शासन या पर्दा शासन कितने से कितने वर्ष? 1560 से 62 वर्ष। डॉक्टर बेनी प्रसाद ने इसे पेटीकोट शासन की संज्ञा दी। आगे देखिए, इस गुट के अंदर ये जो गुट था इसमें कौन कौन थे? राजमाता अमीदा बानो, माहम अनगा का बेटा अधम खां, और माहम अनगा की पुत्री जीजी अनगा, और शिहाबुद्दीन अहमद अतका, ये दिल्ली का सूबेदार था और माहम का दामाद था। दिल्ली का सूबेदार, माहम का दामाद। नेक्स्ट है मुल्ला पीर मोहम्मद व मुनीम खां। ये जो है ये पेटीकोट शासन के नाम से जाना जाता है। देखिए, 1560 से 62 का जो कार्यकाल है ये पेटीकोट शासन के नाम से जाना जाता है। डॉक्टर बेनी प्रसाद है इसे सर्वप्रथम पेटीकोट शासन की संज्ञा देते हैं। इस समय को ये एक गुट था, इस गुट के अंदर राजमाता हमीदा बानो बेगम, माहम अनगा अधम खां इसका बेटा था माहम अनगा का, इसकी पुत्री जीजी अनगा थी, और शिहाबुद्दीन अहमद अतका ये दिल्ली का सूबेदार और माहम का दामाद था, और मुल्ला पीर मोहम्मद और मुनीम खां जो थे इस गुट के अंदर क्या थे? शामिल थे। 1560 से 62 तक है यह अकबर इन सभी के चंगुल में रहता है, इसलिए इसको क्या कह दिया गया? पेटीकोट शासन कह दिया गया। अब अपन बात करेंगे अकबर का अभियान। देखिए सर, अभियान की अपन बात करेंगे। अभियान में देखेंगे तो अभियान में देखें साहब, प्रथम अभियान मालवा पर था। प्रथम कहां पर था? मालवा विजय 1562, और अंतिम विजय असीरगढ़ 1601।
नेक्स्ट आगे देखिए, अब इनके जो अभियान होते हैं उनकी डिटेल से बात करेंगे, अभियानों की डिटेल से बात करेंगे। और इसमें सबसे पहला जो अभियान अपन देखते हैं तो मालवा का अभियान है, वो देखते हैं। मालवा अभियान या मालवा विजय 1562 के अंदर। देखिए मालवा का शासक कौन था साहब? शासक था बाज बहादुर। बाज बहादुर की रानी रूपमती। और अकबर की सेना का नेतृत्व किसने किया था? आदम खां। नेक्स्ट है, इस युद्ध का प्रत्यक्षदर्शी जो था ये था बदायूनी। बाज बहादुर है ये अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेता है और अकबर इसको 2000 का मनसब है यह देता है। इसके बाद में अपन बात करते हैं 2 नंबर पे आमेर की अधीनता 1562 में। अकबर है यह 1562 को ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के दर्शन करने जा रहे थे और यहीं पर आमेर के शासक बारमल ने सांगानेर में अकबर से भेंट की और अपनी पुत्री अरखाबाई का विवाह है ये किससे कर दिया? अकबर से कर दिया। यह है राजस्थान के राजपूतों में सबसे पहले अधीनता स्वीकार करने वाला अकबर की कौन था? बारमल था। और सबसे पहले विवाह करने वाला भी कौन था? बारमल था। यानी रोटी बेटी का जो रिश्ता करने वाला, रोटी बेटी का जो संबंध रखने वाला है सबसे पहले कौन है साहब? बारमल है, आमेर का कछवा वंश। अब देखिए मेड़ता विजय है यह 1562 की है और यहाँ का शासक कौन था? जयमल राठौड़। और मुगल सेना का जो नेतृत्व है, मुगल सेना का नेतृत्व किसने किया था? सरफुद्दीन ने किया था। और जयमल राठौड़ है अधीनता स्वीकार नहीं करता है और किसके पास चला जाता है? मेवाड़ के शासक के पास में चला जाता है, उदय सिंह के पास। नेक्स्ट है गोंडवाना यानी गढ़कटंगा पर विजय है 1564। गढ़कटंगा है इसकी स्थापना अमनदास के द्वारा की जाती है। यहाँ पर अकबर के समय यहाँ का अवैस्क शासक जो था ये कौन था? अवैस्क शासक था वीर नारायण और इसकी माता दुर्गावती थी, ये इसकी संरक्षिका थी। और यहाँ पर जो नेतृत्व करता है मुगल सेना का ये कौन करता है? आसफ खां करता है। नेक्स्ट देखिए मेवाड़ की विजय देखेंगे। मेवाड़ की विजय 1567-68 के अंदर। यहाँ का जो शासक रहता है यह उदय सिंह रहता है और उदय सिंह ने किसको संरक्षण दिया था? बाज बहादुर को संरक्षण दिया था। और किसको संरक्षण दिया था? जयमल राठौड़ को संरक्षण दिया था। और इसने मुगलों को मलिन विदेशी कहा। उदय सिंह ने क्या कहा? मुगलों को मलिन
विदेशी कहा। नेक्स्ट है, अकबर ने राणा उदय सिंह के पास में बारमल, टोडरमल और भगवान दास को दूत बनाकर भेजा। बारमल, टोडरमल और भगवान दास को दूत बना करके भेजा था। नेक्स्ट है, इस युद्ध के अंदर जयमल व फत्ता है यह लड़ते हुए शहीद हो गए और अकबर ने इस युद्ध के बाद चित्तौड़ में कत्लेआम करवाया। कत्लेआम करवाया था और पहला और आखिरी अवसर था जिसमें अकबर ने निर्दोष लोगों को मरवा दिया। ये अकबर और अमिट कलंक है। नेक्स्ट है, अकबर ने जयमल फत्ता की वीरता से प्रसन्न होकर इनकी गजारूढ़ मूर्तियां हैं ये आगरा किले के मुख्य द्वार पर लगवा दी थी और उसके बाद औरंगजेब ने इसको हटा दिया था। औरंगजेब ने क्या कर दिया था, इसे हटा दिया था। देखिए अभियानों में अपन बात करते हैं। मालवा, पहला अभियान मालवा का था। अंतिम अभियान असीरगढ़ का था। मालवा 1562, असीरगढ़ 1601। पहला अभियान मालवा 1562। शासक कौन था? बाज बहादुर। रानी कौन थी? रूपमती। मुगल सेना का नेतृत्व आदम खान ने किया। इस युद्ध का प्रत्यक्षदर्शी तो था, ये कौन था? बदायूनी था। बाज बहादुर पहले तो इधर उधर भागता रहता है और उसके बाद में अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेता है। अकबर इसको 2000 का मनसब देता है। अब है आमेर। आमेर है ये 1562 में अधीनता स्वीकार कर लेगा। अकबर है 1562 में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर जियारत करने जा रहा था और रास्ते में आमेर के अंदर बारमल जो था यहाँ का शासक, वो सांगानेर में अकबर की अधीनता स्वीकार करता है और अपनी बेटी हरकाबाई का विवाह किसके साथ में कर देता है? अकबर के साथ में। राजपुताने में पहला शासक था जिसने अकबर की अधीनता सबसे पहले स्वीकार की और अकबर से वैवाहिक संबंध भी सबसे पहले स्थापित की। अब है मेड़ता विजय। 1562 में मेड़ता का शासक जयमल राठौड़ था और यहाँ पर नेतृत्व है मुगलों का कौन कर रहा था? सरफुद्दीन। जयमल राठौड़ है, यह भाग जाता है किसके पास में? मेवाड़ के उदय सिंह के पास में, अधीनता स्वीकार नहीं करता है। गोड़वाना गढ़ कटंगा है, ये 1564 का की विजय है और यहाँ का जो ये गढ़ कटंगा की जो स्थापना करने वाला है ये किसने करी थी? अमन दास ने करी थी। गोडवाना का शासक था एवैस्क वीर नारायण, जिसकी संरक्षिका माता दुर्गावती थी। इस मुगल सेना का नेतृत्व किसने किया था? आसफ खान ने किया था। अब है मेवाड़। 1567-68 के अंदर मुगलों का आक्रमण होता है। इस समय मेवाड़ का शासक कौन रहता है? उदय सिंह। और उदय सिंह ने किस किस को संरक्षण दिया था? एक तो बाज बहादुर को संरक्षण दिया था और एक जयमल राठौड़ को क्या दिया था? इसने संरक्षण दिया था। और मुगलों को सार्वजनिक रूप से इसने क्या कहा था? मलिन विदेशी कहा था। अब अकबर ने ये मेवाड़ पर आक्रमण करने से पहले अपना दूत मंडल भेजा। दूत मंडल में कौन कौन थे? बारमल, टोडरमल और भगवंत दास थे। मेवाड़ का उदय सिंह नहीं मानता है और युद्ध होता है। इस युद्ध के अंदर जयमल और फत्ता है यह वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं और उदय सिंह है यह गोगुंदा की पहाड़ियों में चला जाता है। नेक्स्ट अपन बात करें तो देखिए अकबर ने इस युद्ध के बाद में चित्तौड़ में कत्लेआम करवाया था और अकबर पहला और अंतिम अवसर था जिसमें निर्दोष लोगों का इसने क्या करवाया? कत्लेआम करवाया और ये अकबर के जीवन पर अमिट एक कलंक है। नेक्स्ट देखिए, जयमल और फत्ता की वीरता से प्रसन्न होकर के गजारूढ़ संगमरमर की जो मूर्तियां हैं इसने आगरा के किले के ऊपर लगवाई थी दोनों की और इस मूर्ति को उतरवा किसने दिया था? औरंगजेब ने इन मूर्तियों को उतरवा दिया था। आगे देखिए, ये मेवाड़ का अभियान हो गया आपका। मेवाड़ के अभियान के बाद में अपन बात करेंगे तो देखिए रणथंभौर का अभियान।
रणथंबोर। छठे नंबर पे है रणथंबोर अभियान 1559 में। यहाँ का शासक कौन था? सुरजन आड़ा। शासक था सुरजन आड़ा। और यहाँ पर भगवंत दास व मानसिंह के कहने को सुरजन आड़ा है यह अधीनता स्वीकार कर लेता है। 7 नंबर पे देखें तो है कालिंजर विजय 1559 में। शासक है रामचंद्र। मुगल सूबेदार यहाँ पर जो था नेतृत्व कौन करता है? ये करता है मजनू खां। मजनू खां। अब है नागौर दरबार। ये लगाता है 1570 में। और यहाँ पर बीकानेर के राय सिंह ने और मारवाड़ का रावचंद्र सेन मारवाड़ का रावचंद्र सिंह और जैसलमेर का हर राय बाटी मोटा राजा उदय सिंह। ये यहाँ पर नागौर दरबार में अकबर की अधीनता है यह स्वीकार कर लेते। अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेते। नेक्स्ट देखिए आगे है गुजरात विजय। गुजरात विजय की बात करेंगे। गुजरात विजय कब की है? 1572। कितने अभियान? 3 अभियान करते हैं। गुजरात का जो शासक था, शासक का नाम है मुजफ्फर शाह तृतीय। नेक्स्ट है एतिमाद खान है जो यहाँ का एक शक्तिशाली अमीर था। अकबर को आमंत्रित किया था गुजरात पर आक्रमण करने के लिए। नेक्स्ट है गुजरात का जो सूरत है। क्वेश्चन अच्छा है। गुजरात का सूरत है यह मक्का जाने के लिए, मक्का यात्रा के लिए प्रमुख बंदरगाह था मुसलमानों का। इसलिए सूरत को बाबुल ए मक्का कहा जाता है। अब यहां पर देखिए प्रथम अभियान। पहला अभियान देखिए साहब, जुलाई 1572 मुजफ्फर शाह ने आत्मसमर्पण कर दिया। आत्मसमर्पण कर दिया किसने? मुजफ्फर शाह ने। नेक्स्ट है यहां पर अजीज कोका को उत्तरी गुजरात और एहतियाद खां को दक्षिण गुजरात का सूबेदार बना दिया गया, सूबेदार नियुक्त कर दिया गया। नेक्स्ट है अकबर ने प्रथम बार
यहाँ पर समुद्र में पोत विहार किया, यानी पहली बार जो है इसने ओमान की खाड़ी देखी थी। नेक्स्ट देखिए, और पुर्तगालियों से पहली बार संपर्क में आया। नेक्स्ट देखिए, यहां पर युद्ध होता है सरनाल का युद्ध, और सरनाल का युद्ध है 1572 में होता है। मिर्जा नेता इब्राहिम हुसैन पराजित होता है। इब्राहिम हुसैन पराजित होता है। अब देखिए दूसरा अभियान, तो दूसरा अभियान है, इसमें देखेंगे आप दूसरा अभियान है अकबर आगरा पहुंचते ही गुजरात में इख्तियारुल मुल्क व मिर्जाओं ने मोहम्मद हुसैन के नेतृत्व में इख्तियारुल मुल्क व मोहम्मद हुसैन के नेतृत्व में विद्रोह हो गया। अकबर ने 450 मील की दूरी है मात्र 9 दिनों में आगरा से गुजरात की पूरी करी, और यहाँ पर ये दोनों इख्तियारुल मुल्क और मोहम्मद हुसैन हैं, ये मारे जाते हैं। नेक्स्ट है वी.ए. स्मिथ, यह है अकबर का सबसे दूरगामी अभियान बताता है। अकबर का सबसे दूरगामी अभियान बताता है, और इस विजय के उपलक्ष्य में फतेहपुर सीकरी के अंदर बुलंद दरवाजा है, यह बनाता है। और 1583 में मुजफ्फर शाह ने पुनः अधिकार कर लिया था। 1583 में मुजफ्फर शाह का पुनः गुजरात पे अधिकार हो जाता है। तो देखिए रणथंबोर अभियान देखिए 1559 का था। यहाँ का शासक सुरजन राय आड़ा था। भगवान दास और मानसिंह के कहने पर इसने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। कालंजर विजय है 1559 की। यहाँ का शासक रामचंद्र था, और मुगल सेना का नेतृत्व किसने किया था? मजनू खान ने किया था। नागौर दरबार है 1570 के अंदर, अकबर ने लगाया, और इस दरबार के अंदर सबसे ज्यादा जो सहायता अकबर की है भगवान दास करता है। बीकानेर के राय सिंह, मारवाड़ के मोटा राजा उदय सिंह, और जैसलमेर के हर्राय भाटी है, इन सभी ने यहाँ पर अकबर की क्या कर ली थी? अधीनता स्वीकार कर ली थी। अब गुजरात विजय है 1572 के अंदर। 3 अभियान हैं, ये गुजरात विजय के लिए करे जाते हैं। तो देखिए गुजरात का जो शासक था ये मुजफ्फर शाह थर्ड था, और यहाँ का गुजरात का एक प्रमुख अमीर था एतियाद खां, जिसने अकबर को गुजरात पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था। गुजरात का जो सूरत है इसे मुसलमानों का यह प्रमुख बंदरगाह था मक्का यात्रा के लिए, इसलिए इसको बाबुल ए मक्का कहा जाता था। गुजरात पर पहला अभियान है, ये कब होता है? जुलाई 1572 में, और यहाँ पर जो मुजफ्फर शाह है ये आत्मसमर्पण कर देता है, और अजीज कोका को उत्तरी गुजरात, और एतियाद खां, यही है एतियाद खां है
एतियाद खां को दक्षिण गुजरात का क्या बना दिया जाता है, सूबेदार बना दिया जाता है। अकबर ने प्रथम बार समुद्र में पोत विहार किया और पुर्तगालियों के संपर्क में आया इसी अभियान के समय। सरनाल का युद्ध होता है 1572 के अंदर। मिर्जा राजा इब्राहिम हुसैन इस युद्ध के अंदर पराजित होता है मुगलों से। दूसरा अभियान है गुजरात का। आगरा, जब अकबर आगरा पहुंच जाता है, आगरा पहुंच जाते ही यहाँ पर इख्तियारुल मुल्क और मिर्जाओं का नेता मोहम्मद हुसैन है, इन्होंने क्या कर दिया, मुगलों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। अकबर है यह आगरा से 450 मील की दूरी पर गुजरात की यात्रा है, ये मात्र 9 दिनों में पूरी करता है और इख्तियारुल मुल्क और मोहम्मद हुसैन है, ये दोनों मारे जाते हैं युद्ध के अंदर। और V.A. स्मिथ है, यह अकबर का इतिहास में सबसे द्रुतगामी अभियान है। यह कहता है कौन से को, गुजरात के दूसरे अभियान को सबसे द्रुतगामी अभियान है अकबर का, ये बताता है। अकबर इस विजय के बाद में फतेहपुर सीकरी में कौन सा दरवाजा बनवाता है, बुलंद दरवाजा बनवाता है। 1583 में आते आते मुजफ्फर शाह ने दोबारा इसके ऊपर अधिकार कर लिया, गुजरात पर अधिकार कर लिया। तो ये गुजरात के 2 अभियान हो गए। गुजरात का तीसरा अभियान और देखिए, साहब तीसरा अभियान गुजरात का तृतीय अभियान, तीसरा अभियान। तीसरा अभियान है, यह है 1584 में। अकबर ने इसे दबाने के लिए अब्दुल रहीम खान खाना को भेजा। अब्दुल रहीम को यहां पर भेजा और गुजरात का सूबेदार बना दिया इसे, गुजरात का सूबेदार बना दिया। और अब्दुल रहीम को अकबर ने इसी समय खाना की उपाधि दी थी, खाना की उपाधि दी थी इसको। यहाँ पर कुछ युद्ध होते हैं, सरखेज का युद्ध, सरखेज का युद्ध, और ये युद्ध है 1584 में होता है। मुजफ्फर शाह थर्ड पूर्ण रूप से हारा इस युद्ध में, और अकबर ने इस सफलता के बाद में अब्दुल रहीम को खाना की उपाधि दी। और टोडरमल ने अपना प्रथम भूमि बंदोबस्त है, ये गुजरात से क्या था, शुरू किया था। अब देखिए बिहार व बंगाल 1574 से 76। शेरशाह की मृत्यु के बाद में 1564 में सुलेमान किरानी ने बिहार व बंगाल को सम्मिलित करके स्वतंत्र राज्य की घोषणा कर दी, स्वतंत्र राज्य की घोषणा कर दी। और इसने अपनी राजधानी है यह है टांडा को बनाया। इसका पुत्र था दाऊद, जो एक महत्वाकांक्षी था, और अकबर ने मुनीम के नेतृत्व में इसके विरुद्ध भेजा। अकबर ने इसके विरुद्ध किसको भेजा था, मुनीम खां को भेजा। नेक्स्ट है बिहार पर अधिकार हो गया अकबर का, और यहाँ का जो गवर्नर है ये मुजफ्फर खां तुर्बीती को बनाया गया। मुजफ्फर खां तुर्बीती को यहाँ का गवर्नर है, यह बना दिया गया कहाँ का, बिहार और बंगाल क्षेत्र का।
नेक्स्ट देखिए, इसमें थोड़ा सा और बचा हुआ है, वो भी देखेंगे अपन। देखिए गुजरात विजय है, इसका तीसरा अभियान देख रहे हैं अपन। 1584 के अंदर अब्दुल रहीम खान खाना को अकबर भेजता है और इसको गुजरात का सूबेदार नियुक्त करता है। सरखेज का युद्ध होता है 1584 के अंदर। मुजफ्फर शाह तृतीय है, इसको पूर्ण रूप से हरा दिया अब्दुल रहीम खान खाना ने, और इस बात से खुश होकर के अकबर ने इसको कौन सी उपाधि दी थी? खाने खाना की उपाधि दी थी। और टोडरमल ने अपना पहला भूमि बंदोबस्त कहां से प्रारंभ किया था? गुजरात से प्रारंभ किया था। अब बंगाल और बिहार की अपन बात करें तो 1574 से 76 के मध्य, यहाँ देखिए शेरशाह की मौत के बाद में 1564 में सुलेमान करानी ने बंगाल और बिहार के अंदर स्वतंत्र राज्य की घोषणा कर दी और यहाँ पर इसकी राजधानी टाटा को बनाया। इसका पुत्र था दाऊद, जो महत्वाकांक्षी था, और इसने अकबर के विरुद्ध झंडा बुलंद कर दिया। और यहाँ पर अकबर ने जो मुनीम खां है इसको दाऊद के खिलाफ भेजा और कहां पर विजय प्राप्त कर ली? बिहार पर विजय प्राप्त कर ली। और बिहार का जो गवर्नर है ये किसको बना दिया? मुजफ्फर खां तुर्बीती को बिहार का गवर्नर है यह बना दिया। मुजफ्फर खां तुर्बीती को बिहार का गवर्नर बना दिया साहब। आगे देखिए, नेक्स्ट है यहां पर एक युद्ध होता है पुनः। बिहार की अपन बात करें तो पुनः दाऊद खां है, इसको देखा अपन ने। दाऊद खान ने विद्रोह कर दिया पुनः। दाऊद खान ने बिहार के अंदर पुनः विद्रोह कर दिया और अकबर ने इस समय खान ए जहां हुसैन व टोडरमल को दाऊद के खिलाफ भेजा और यहाँ पर युद्ध होगा राजमहल का युद्ध। इसका युद्ध होगा राजमहल का युद्ध 12 जुलाई 1576 को। इसमें दाऊद है यह पराजित हो जाता है और दाऊद का सिर काटकर फतेहपुर सीकरी में अकबर के पास भेज दिया जाता है और शेष उसका शरीर है, आधा शरीर है उसका, आधा शरीर है ये टाटा के किले पर लटका दिया जाता है। नेक्स्ट है बंगाल के अंदर काकशाल का विद्रोह होगा। ये अपन विद्रोह में भी देखेंगे लेकिन देख लेते हैं। 1580 में अकबर ने राजा टोडरमल व अजीज कोका को दबाने के लिए भेजा था। टोडरमल व अजीज कोका को दबाने के लिए यहाँ पर भेजता है। अब हल्दी घाटी युद्ध की बात करेंगे। देखिए एक बार देखिए बिहार और बंगाल का विद्रोह चल रहा था तो दाऊद है इसने पुनः विद्रोह कर दिया। दाऊद ने पुनः विद्रोह कर दिया और अब अकबर ने दाऊद के खिलाफ है खान जहां हुसैन और टोडरमल को भेजा। यहाँ पर युद्ध होता है राजमहल का युद्ध 12 जुलाई 1576 को, जिसमें दाऊद है यह हार जाता है टोडरमल और हुसैन से। इसका सिर काट करके फतेहपुर सीकरी अकबर के पास भेज दिया जाता है और आधा शरीर है टाडा के किले पर लटका दिया जाता है। बंगाल के अंदर काकशाल का विद्रोह होता है 1580 के अंदर, जिसको टोडरमल और अजीज कोका के द्वारा विद्रोह को दबाया जाता है। अब अभियान में अपन देखेंगे मेवाड़ में हल्दी घाटी का युद्ध है, इसके बारे में अपन बात करेंगे। देखिए हल्दी घाटी का युद्ध देखिए साहब।
हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576। इसके कुछ युद्ध के उपनाम हैं: अबुल फजल, खमनोर का युद्ध कहता है इसे, बदायूनी, ये इसे गोगुंदा का युद्ध कहते हैं। नेक्स्ट है कर्नल टोड, इसे मेवाड़ की थर्मोपली कहता है, थर्मोपली कहता है। यहाँ पर राजपूत सेनापति व उप सेनापति ये कौन कौन रहते हैं? महाराणा प्रताप और हकीम खां सूर, ये अफगानियों का वंशज था। नेक्स्ट है मुगल सेनापति और उप सेनापति, ये कौन कौन से थे? मानसिंह और आसफ खां, मानसिंह और आसफ खां। हल्दी घाटी युद्ध से पहले अकबर है, यह दूत मंडल भेजता है जिसमें 4 व्यक्ति थे जो क्रम से जाते हैं: जलाल खां, मानसिंह, भगवंत दास, टोडरमल। बदायूनी बदायूनी की पुस्तक है मुंतखब उल तवारिख, मुंतखब उल तवारिख में हल्दी घाटी है, इसका विवरण आपको देखा मिलता है। नेक्स्ट अपन बात करें तो देखिए उड़ीसा की विजय है 1590 से 92। यहाँ का जो शासक रहता है ये है कुतलू खां। इसके बाद यहाँ का शासक है, यह है निसार खां बना, और मानसिंह है ने उड़ीसा की विजय कर ली और मुगल साम्राज्य का अंग इसको बना लिया गया। अब अपन बात करेंगे उत्तर पश्चिमी सीमांत नीति की बात करेंगे। देखिए हल्दी घाटी का युद्ध है। देखिए मित्रों, मैं बता दूं आपको, हल्दी घाटी के युद्ध के संदर्भ में अपन इतना ही इसमें देखेंगे डिटेल, और आपको ज्यादा जानकारी लेनी है हल्दी घाटी के युद्ध की, राणा प्रताप और अकबर के समय की देखेंगे तो इसी चैनल में आपको राजस्थान का इतिहास है ये डाल रखा है, और उसमें आप मेवाड़ इतिहास से संबंधित राणा प्रताप की क्लास देखेंगे तो उसमें आपको प्रत्येक चीज बारीकी से बताई गई है, इम्पोर्टेंट तरीके से बताई गई है, तो वहां पर आप देख सकते हो। यहाँ पे आपको ये जो चीजें बताई हैं सफिशिएंट है, क्योंकि अपन जो है ये अकबर के संदर्भ में इसको पढ़ रहे हैं, राणा के संदर्भ में जब पढ़ेंगे तो राजस्थान में डिटेल से मैंने वहां पर चर्चा की है, तो डिटेल से आप उस क्लास के अंदर देख सकते हो। देखिए हल्दी घाटी का युद्ध है 18 जून 1576 को हुआ था। अबुल फजल ने इसको खमनौर का युद्ध कहा, बदायूं ने इसको गोगुंदा का युद्ध कहा, कर्नल टॉड ने इसको मेवाड़ की थर्मोपोल कहा।
राजपूत सेनापति और उप सेनापति कौन थे? सेनापति महाराणा प्रताप, उप सेनापति हकीम खां सूरी। मुगल सेनापति ये अक्स का राणा प्रताप का एकमात्र मुगल सेना नायक था। मुगल सेनापति और उप सेनापति मानसिंह और आसफ खां थे। यहाँ पर अकबर है ये है राणा को मनाने के लिए दूत मंडल भेजता है, जिसमें 4 व्यक्ति थे जो क्रमशः है, पहले जलाल खां, फिर मानसिंह, फिर भगवंत दास, फिर टोडरमल। पदायनी है यह अपने ग्रंथ मुंतकबुल तवारीख में आंखों देखा विवरण प्रस्तुत करता है हल्दी घाटी के युद्ध का। इसके बाद में अपन बात करें, उड़ीसा विजय है 1590 से 92। यहाँ का शासक कतलू खां था। इसके बाद निसार खां बना और निसार खां के समय मानसिंह ने नेतृत्व किया था मुगलों का और मुगल साम्राज्य का अंग बना लिया गया था। किसको? उड़ीसा को। ये बात आपकी अभियानों में चल रही है। अभियानों में आगे देखिए आप, उत्तर पश्चिमी सीमांत नीति, अकबर की उत्तर पश्चिमी सीमांत नीति देखेंगे। उत्तर पश्चिमी सीमांत नीति, उत्तर पश्चिमी सीमांत नीति। इसमें देखिए काबुल विजय 1581। शासक है यहाँ का है मिर्जा मोहम्मद हकीम, जो अकबर का सौतेला भाई, अकबर का सौतेला भाई है। इसने अकबर के विरुद्ध संगठन बनाया था, जिसके अंदर जौनपुर का काजी मुल्ला मोहम्मद यजदी था, मुल्ला मोहम्मद यजदी, जिसने अकबर के विरुद्ध फतवा जारी किया था। षड्यंत्रकारियों का जो प्रमुख था ये शाही दीवान था ख्वाजा मंसूर। कौन था साहब? ख्वाजा मंसूर था। नेक्स्ट देखिए, अकबर ने शहजादा मुराद व हकीम मिर्जा को यहाँ पर भेजा। नेतृत्व किसने किया था? काबुल का। तो मुराद, शहजादा मुराद व हकीम मिर्जा को यहाँ पर भेजा। अकबर ने सिंधु नदी के किनारे और सिंधु सागर या सिंध सागर किले का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है 10 अगस्त 1581 में अकबर है यह काबुल में क्या करता है? प्रवेश करता है, काबुल में प्रवेश करता है। और यहाँ पर मिर्जा मोहम्मद हकीम भाग जाता है और मिर्जा हकीम की बहन है, मिर्जा मोहम्मद हकीम यहाँ से भाग जाता है और इसकी बहन जिसका नाम था बख्तुनिसा बेगम को काबुल का क्या बनाया जाता है? सूबेदार बनाया जाता है। बख्तुनिसा नामात्र की थी। उसके बाद में यह हाकिम है आ जाता है और दोबारा काबुल पर अधिकार कर लेता है। 1585 के अंदर मिर्जा हकीम की मृत्यु हो गई। हकीम की मृत्यु हो जाती है और काबुल मुगल साम्राज्य में विलय कर लिया जाता है। यहाँ का
प्रथम जो मुगल सूबेदार बनता है ये बनता है मानसिंह। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। अब 2 नंबर पे देखिए कश्मीर विजय। कश्मीर विजय कब की है? 1586 का। यहाँ का शासक है यूसुफ खान। मुगल सेना का नेतृत्व है, मुगल सेना का नेतृत्व है ये करता है शाहरुख राजा भगवंत दास। शाहरुख राजा भगवंत दास नेतृत्व करते हैं। और दूसरा नेतृत्व है, दूसरा जो अभियान हुआ था इसका जो नेतृत्व करता है ये कौन करता है? कासिम खां करता है। 1586 के अंदर कश्मीर है, यह है मुगल साम्राज्य के अंदर विलय कर लिया गया। मुगल साम्राज्य में क्या कर लिया गया? विलय कर लिया गया। नेक्स्ट देखेंगे, तीसरा यहां पर है सिंध विजय। सिंध विजय 1591 की है सिंध विजय। ये देखिए शासक यहाँ का था जानी बेग। जानी बेग शासक था यहाँ का सिंध का। और यहाँ पर जो नेतृत्व करता है अब्दुल रहीम खान खाना। अब्दुल रहीम खान खाना के नेतृत्व में कट्टा व शेहवान के ऊपर मुगलों का अधिकार हो जाता है। अब देखिए 4 नंबर पे है कंधार विजय। और कंधार विजय है 1595 की है। कंधार के ऊपर ईरान के शाह का गवर्नर, ईरान शाह का गवर्नर है, गवर्नर कौन था? मुजफ्फर हुसैन मिर्जा। मुजफ्फर हुसैन मिर्जा ये गवर्नर था। अकबर ने शाह बेग और खाने खाना के नेतृत्व में अकबर के द्वारा शाह बेग व खाने खाना यानी अब्दुल रहीम खाने खाना के नेतृत्व में कंधार के ऊपर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। कंधार पर क्या हो गया साहब? अधिकार है, यह है हो गया। तो ये थी आपकी कंधार विजय। देखिए उत्तर पश्चिमी सीमांत नीति की बात करें, काबुल विजय है 1581 में। काबुल का शासक था मिर्जा मोहम्मद हकीम। यह अकबर का सौतेला भाई था और इसने अकबर के विरुद्ध एक संगठन बनाया था। इसके संगठन के अंदर जौनपुर का काजी भी था जिसका नाम मुल्ला मोहम्मद यजदी है। इसने अकबर के खिलाफ फतवा जारी किया था। इस संगठन का जो प्रमुख था ये काबुल का दीवान था जिसका नाम था ख्वाजा मंसूर। कौन था साहब? ख्वाजा मंसूर। इंपोर्टेंट बातें हैं काजी वाली, ध्यान में रखना। यजदी, मुल्ला मोहम्मद यजदी, इसने अकबर के खिलाफ फतवा जारी किया था। अच्छा, काबुल का जो नेतृत्व है ये शहजादा मुराद व हकीम मिर्जा ने किया था। सिंधु नदी के तट के ऊपर अकबर ने यहाँ पर सिंध सागर नामक किले का निर्माण करवाया था। 10 अगस्त 1581 को अकबर है ये कहाँ प्रवेश करता है? काबुल में प्रवेश करता है। और काबुल में प्रवेश करते ही यहाँ का शासक मिर्जा मोहम्मद हकीम है ये भाग जाता है और मिर्जा मोहम्मद हकीम की बहन बख्तुनिसा को यहाँ का क्या बनाया जाता है? सूबेदार बनाया जाता है। 1585 के अंदर मिर्जा हकीम है यानी मिर्जा मोहम्मद हकीम है, इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है और काबुल जो है यह मुगल साम्राज्य के अंदर
मिला लिया जाता है। और यहाँ का जो प्रथम सूबेदार बनता है ये कौन बनता है? मानसिंह बनता है। प्रथम मुगल सूबेदार मानसिंह था काबुल का। अब देखिए कश्मीर के ऊपर विजय 1586 की है। यहाँ का शासक यूसुफ खान था। यहाँ पर मुगल नेतृत्व कौन करता है? शाहरुख व राजा भगवंत दास। दूसरा अभियान है यह मुगल नेतृत्व करता है कासिम खान। और 1586 के अंदर कश्मीर को मुगल साम्राज्य के अंदर विलय कर लिया गया कासिम खान और भगवंत दास के सहयोग से। सिंध विजय देखिए 1591 की है। यहाँ का शासक है जानी बेग। और यहाँ पर सिंध विजय का नेतृत्व किसने किया था? अब्दुल रहीम खान खाना। अब्दुल रहीम ने ठट्टा व सेहवान के ऊपर अधिकार कर लिया था। अकबर के प्रमुख व्यक्तियों के अंदर अब्दुल रहीम खान खाना तलवार और कलम दोनों का धनी था सब। गंधार विजय की अपन बात करें या कंधार विजय की बात करें 1595 में, यहाँ पर जो था कंधार के ऊपर किसका अधिकार था? ईरान के शाह का अधिकार था। ईरान के अंदर जो शासक होते हैं उन्हें शाह कहा जाता है। और यहाँ का ईरान के शाह का गवर्नर जो था ये मुजफ्फर हुसैन मिर्जा के नेतृत्व में कंधार का शासन किया जा रहा था। और यहाँ पर मुगल नेतृत्व शाह बेग व खाने खाना यानी अब्दुल रहीम खाने खाना के नेतृत्व में कंधार है, इस पर क्या कर लिया जाता है? अधिकार कर लिया जाता है। और कंधार है यह मुगल साम्राज्य का क्या बन जाता है? अंग बन जाता है। आगे देखिए ये उत्तर पश्चिमी सीमांत नीति की अपन बात कर रहे हैं। तो उत्तर पश्चिमी सीमांत नीति में कंधार के बाद में है बलूचिस्तान। बलूचिस्तान की विजय है। ये कब होती है? 1595 के अंदर। और बलूचिस्तान का जो शासक रहता है ये कौन रहता है? पन्नी। शासक कौन रहता है? पन्नी। और मुगल सेना का जो नेतृत्व किया था साहब ये किसने किया था? मीर मासूम ने। मुगल सेना का नेतृत्व मीर मासूम है यह करता है। छठा देखिए रोशनियाओं जाति है एक, रोशनियाओं का दमन है। यह 1598 से 1600 तक रोशनियाओं का दमन है। उत्तरी पश्चिमी सीमांत के ऊपर जो रोशनिया है ये अकबर के विद्रोह में सबसे भारी पड़े थे। इनका जो नेता था, इनका रोशनियाओं का नेता जो था ये बायजीद रोशनिया था। बायजीद रोशनिया। और एक था जलाल खां रोशनिया। जलाल खां रोशनिया। जलाल खान रोशनिया था। नेक्स्ट देखिए 7वें नंबर पे है यूसुफ जई। यूसुफ जईयों का दमन है। ये है 1598। नेता है ये है अब्दुल्ला खां, उज्बेक था। और अकबर ने इनके खिलाफ जेना खां व बिरबल को भेजा था। बिरबल है इसी अभियान के तहत मारा जाता है। इसी अभियान के तहत बिरबल है यह मारा जाता है। देखिए बलूचिस्तान के ऊपर अधिकार 1595 में यहाँ का शासक कौन था? पन्नी। और मुगल सेना का नेतृत्व कौन करता है? मीर मासूम करता है। रोशनियाओं का दमन है ये देखिए अकबर है। यह है अकबर के विद्रोह के अंदर सबसे भारी जो पड़े थे ये रोशनिया पड़े थे। देखिए रोशनियों का जो नेता था ये बायजीद रोशनिया था और एक जलाल खां रोशनिया था। इसके बाद में यूसुफ जईयों का दमन है 1598 के अंदर। यूसुफ जईयों का नेता जो था ये अब्दुल खां उज्बेक था। अकबर ने जेना खां व बिरबल को विद्रोह दबाने के लिए भेजा और इसी विद्रोह को दबाने में
बिरबल की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो एक अच्छा क्वेश्चन बनता है कि बिरबल है यह कौन से विद्रोह को दमन करते हुए मारा गया। तो यूसुफजइयों का विद्रोह 1598 के तहत आपका बिरबल है यह मारा जाता है। देखिए अभियानों के अंदर अपन बात कर रहे हैं तो उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत देख लिए। उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत के बाद में अपन बात करेंगे दक्षिण भारत के अभियान। अब अपन बात कर रहे हैं दक्षिण भारत। देखिए साहब, दक्षिण भारत की अपन बात करेंगे तो दक्षिण भारत है, इसमें अभियान है अहमदनगर का अभियान 1595 से 1600 का अभियान है। यह है दक्षिण भारत का प्रथम अभियान था। दक्षिण भारत का प्रथम अभियान था। यहाँ का जो शासक है ये रहता है बहादुर शाह, और इसकी संरक्षिका जो रहती है ये है चांद बीबी। कौन रहती है साहब? चांद बीबी। मुगल सेना का जो यहाँ पर नेतृत्व करता है, मुगल सेना का नेतृत्व करता है ये अब्दुल रहीम और शहजादा मुराद है, यह करता है, मुराद करता है। दोनों के अंदर मतभेद हो जाते हैं अब्दुल रहीम और मुराद के मध्य। इसके बाद इसका नेतृत्व है यह है दानियाल, शहजादा दानियाल व अबुल फजल है, यह करता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं तो देखिए अहमद नगर है, नगर ने 1596 में मुगलों से क्या कर ली? संधि कर ली। और मुगलों को बरार का सूबा, मुगलों को क्या मिला? बरार का सूबा मुगलों को मिला। अहमदनगर दुर्ग है, यह मुगलों को इस संधि के तहत प्राप्त हुआ। दूसरा देखिए खानदेश के ऊपर विजय है। खानदेश को दक्षिण का प्रवेश द्वार कहते हैं, दक्षिण का प्रवेश द्वार कहते हैं। सब राजधानी यहाँ की थी बुरहानपुर। राजधानी कौन सी थी? बुरहानपुर। यहाँ का जो शासक था अली खां, जिसने 1596 में अकबर की अधीनता को स्वीकार कर लिया। नेक्स्ट अपन देखिए फिर अली खां का पुत्र है मीरन बहादुर, शासक बना और मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। इसने अधीनता स्वीकार नहीं की थी मुगलों की। और यहाँ पर जो नेतृत्व करते हैं मुगल सेना का आसफ खां, मुर्तजा खां, जानी बेग और अबुल फजल और स्वयं अकबर भी इसका अभियान का क्या करता है? नेतृत्व करता है। आगे देखेंगे तो अकबर ने असीरगढ़ के किले पर अकबर ने क्या किया? असीरगढ़ का किला है ये जीत लिया था, असीरगढ़ का किला। और ये अकबर की अंतिम विजय थी। और असीरगढ़ को जीतने के लिए इसने कपट व
रिश्वत का सहारा लिया तो यह अकबर के जीवन पर एक कलंक माना जाता है। नेक्स्ट है, अकबर ने दक्षिण में खानदेश, अहमदनगर और बरार को गठित करके शहजादा दानियाल को यहाँ का सूबेदार है यह बना लिया था। नेक्स्ट है, 1601 में बीजापुर व गोलकुंडा के शासकों ने भी अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। असीरगढ़ के विजय के बाद में अकबर ने दक्षिण के बादशाह की उपाधि है यह धारण करता है। तो देखिए अपन बात करते हैं दक्षिण भारत के अभियान है अकबर के। अहमदनगर का अभियान है 1595 से 1600। दक्षिण भारत का पहला अभियान है मुगलों का यह है। यहाँ का शासक था बहादुर शाह, जिसकी संरक्षिका थी चांद बीवी। यहाँ पर जो नेतृत्व करते हैं मुगलों का वो अब्दुल रहीम खान खाना और शहजादा मुराद, दोनों में विवाद हो जाता है और यह अभियान है। इसके बाद में यह अभियान का नेतृत्व शहजादा दानियाल और अबुल फजल करते हैं। अहमदनगर ने मुगलों के साथ में संधि कर ली, 1596 में संधि कर लेते हैं और बरार का सूबा और अहमदनगर दुर्ग है कि किसको प्राप्त हो जाता है, मुगलों को प्राप्त हो जाता है। इसके बाद में खानदेश है, इसका खानदेश विजय देखेंगे। खानदेश को दक्षिण का प्रवेश द्वार कहा जाता है। खानदेश को दक्षिण का प्रवेश द्वार है यह कहा जाता है। यहाँ की जो राजधानी थी ये बुरहानपुर थी। यहाँ का जो शासक था ये अली खान था, जिसने 1596 में अकबर की अधीनता है यह स्वीकार कर ली। लेकिन अली खान का पुत्र है मीरन बहादुर, इसने अकबर की अधीनता स्वीकार करने से क्या कर दिया था, मना कर दिया था। यहाँ का जो नेतृत्व है ये कौन करता है, आसफ खां, मुर्तजा खां, जानी बेग, अबुल फजल, अकबर है, ये यहाँ का क्या करते हैं, नेतृत्व करते हैं अभियान का। अब अपन बात करते हैं तो देखिए अकबर है, इसने असीरगढ़ के किले को जीता कपट और रिश्वत का सहारा लेकर। तो यह अकबर के जीवन के अंदर एक कलंक माना जाता है। असीरगढ़ है, इसने 1601 में विजय कर लिया था और यह अकबर की अंतिम विजय मानी जाती है। अकबर ने दक्षिण के अंदर खानदेश, अहमदनगर और बरार को संगठित करके एक प्रांत बनाया और इसका प्रांतपति किसको बना दिया, सूबेदार किसको बना दिया, शहजादा दानियाल को बनाया। शहजादा दानियाल को इसका क्या बना दिया, सूबेदार बना दिया। 1601 में बीजापुर व गोलकुंडा ने भी अकबर की अधीनता है यह स्वेच्छा से स्वीकार कर ली। और असीरगढ़ की विजय के बाद में अकबर ने कौन सी उपाधि धारण करी थी, दक्षिण का बादशाह की उपाधि है यह धारण करी थी। आगे देखिए अकबर के समय होने वाले विद्रोह, ये बातें हो गई सब अभियान की। अब अपन बात करते हैं अकबर के काल में विद्रोह। तो विद्रोह कौन कौन से हुए थे ये देखिए साहब। विद्रोह देखेंगे आप। विद्रोह है, पहला जो विद्रोह है ये है अब्दुल्ला खां उज़्बेगों का विद्रोह 1564 के अंदर। मालवा में गवर्नर अब्दुल्ला खां था, इसके नेतृत्व में यह क्या होता है, विद्रोह होता है। और अकबर के
समय का प्रथम विद्रोह है ये। अकबर के समय का यह प्रथम विद्रोह है। दूसरा विद्रोह है उज़्बेकों व मिर्जाओं का विद्रोह कब होता है? 1565 के अंदर यह विद्रोह होता है। जौनपुर का सूबेदार था, जौनपुर का सूबेदार जिसका नाम था अली कुली खां, अली कुली खां। और अवध का जो सूबेदार था ये था खान आलम, खान आलम। इनके नेतृत्व में विद्रोह हुआ था। विद्रोह को दबाने के लिए जो विद्रोही जो थे यह अकबर के स्थान पर कामरान के पुत्र अबुल कासिम को शासक बनाना चाहते थे। तीसरा विद्रोह देखिए, बंगाल में विद्रोह। बंगाल का विद्रोह है 1580 में। और ये जो विद्रोह होता है ये कौन करता है? बंगाल के अंदर बाबू खां काकझाल, बाबू खां काकशाल, ये क्या करता है साहब? विद्रोह करता है। नेक्स्ट है अफगान के अंदर बलूचियों और यूसुफ जाइयों का विद्रोह। यूसुफ जाइयों का विद्रोह 1598। और इसे दबाते समय बीरबल है इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और सलीम का विद्रोह, जहांगीर का विद्रोह 1599 के अंदर। इसने इलाहाबाद के अंदर अपना दरबार लगाया, खुतबा पढ़ा, सिक्के जारी कर दिए। अकबर ने अबुल फजल को जहांगीर के पास भेजा, जहांगीर के पास में समझाने के लिए भेजा। लेकिन सलीम के मित्र ओरछा के वीर सिंह बुंदेला ने इसकी क्या कर दी? हत्या कर दी। सलीम व अकबर के मध्य सुलह करवाने वाली कौन सी बेगम थी? सुल्ताना सलीमा बेगम। सुल्ताना सलीमा बेगम जो थी इसने इन दोनों के मध्य सुलह करवा दी थी। और यह अकबर के जीवन का अंतिम क्या था? विद्रोह था। 27 अक्टूबर 1605 को अकबर की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है अतिसार से। अतिसार या पेचिस से इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के बाद अकबर को आशियानी कहा गया, यानी स्वर्ग में रहने वाला, स्वर्ग में रहने वाला कहा गया। देखिए सर, अकबर के जीवन में जो विद्रोह हुए उसमें देखिए, पहला विद्रोह अब्दुल्ला खां उज़्बेक का था 1564 के अंदर। मालवा का गवर्नर था अब्दुल्ला, और यह अकबर का पहला विद्रोह था। इसके बाद में उज़्बेकों और मिर्जाओं ने विद्रोह कर दिया था 1565 के अंदर। जौनपुर का जो सूबेदार था वो था अली कुली खां। अवध का सूबेदार था खान आलम।
विद्रोही जो थे ये अकबर के स्थान पर कामरान के बेटे अबुल कासिम को क्या बनाना चाह रहे थे, शासक बनाना चाह रहे थे। बंगाल के अंदर 1580 में विद्रोह होता है बाबू काकझाल के नेतृत्व में, जिसे काकशाल का नेतृत्व भी कहा जाता है। अफगान के अंदर बलूचियों व यूसुफजइयों का विद्रोह होता है 1598 में। इसको दबाते समय बिरबल है यह मारा जाता है। सलीम का विद्रोह 1599 में अकबर के जीवन का अंतिम विद्रोह था। सलीम ने इलाहाबाद में स्वतंत्र दरबार लगाया, अपना खुतबा पढ़वाया और सिक्के जारी किए। अबुल फजल को भेजा था अकबर ने सलीम को समझाने के लिए। सलीम का मित्र था ओरछा का सरदार वीर सिंह बुंदेला ने अबुल फजल की क्या कर दी थी, हत्या कर दी थी। सलीम और अकबर के मध्य सुलह करवाने वाली जो प्रमुख व्यक्तित्व था वो था सुल्ताना शलीमा बेगम। ये अकबर के जीवन काल का अंतिम विद्रोह था। 27 अक्टूबर 1605 को आगरा में अकबर की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और किस रोग से हुई थी, अतिसार या पेचिश से। मरने के बाद में अकबर को अर्श आशियानी कहा गया, यानी स्वर्ग में रहने वाला कहा गया। अकबर का स्थापत्य है और ये अपन अकबर की जो मुगल साम्राज्य की स्थापत्य कला की बात करेंगे उसमें बात करेंगे। इसके बाद में अकबर की जो धार्मिक नीति है, अकबर के प्रमुख कार्य हैं, ये अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। धन्यवाद मित्रों।